प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की मुद्दत पूरी हो गई और कैसे रहे ये 16 महीने भी, और साथ ही साथ उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। 2008 से आज 2023 हो चुका है और 2008 से 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फिर 13 से 18 तक मुस्लिम लीग नून, और 18 से 23 तक 22 तक रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। और उसके बाद अब ये ज़रा साल पूरा हो गया, 16 महीने इनफैक्ट पूरे हुए इत्तेहादी हुकूमत के, और जमहूरी तसलसल तो चल रहा है और चलना भी चाहिए। 5 साल कैसे रहे, क्या खोया क्या पाया, इसके ऊपर बात करेंगे। और ख़ास तौर पे बदकिस्मती रही पाकिस्तान की कि कोई भी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका 15 साल से। ये तो चलो अच्छी खबर है कि हुकूमतें पार्लियामान अपना 5-5 साल पूरे कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स नहीं। पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वापस जाना पड़ा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, और अब खान साहब को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया। इसमें मज़ीद बात करेंगे कैसा रहा ये। और आज अलविदाई सेशन था, तकरीब थी पार्लियामेंट के अंदर, और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी कि मोदी से खैर की उम्मीद नहीं थी, और ये ख़दशा जो है वो दुरुस्त साबित हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा 16 महीनों में हमने किसी को बेजा तंग नहीं किया और ना किसी पे नाजायज़ केसेस बनाए। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब जुल्फ़िकार अली बद्र साहब ने, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने। जुल्फ़िकार अली बद्र साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब रफीक साहब, आपने बुलाया अपने प्रोग्राम। जुल्फ़िकार अली बद्र साहब, मैं तो पहले तो ये चाहूँगा कि चले आइनी मुद्दत पूरी की पार्लियामेंट ने, ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद आई, उसके बाद आपकी इत्तेहादी हुकूमत बनी। PDM का हिस्सा नहीं थे लेकिन हुकूमत के आप इत्तेहादी रहे 16 महीने। 8 से 23 तक का सफ़र तसलसल ज़रूर है। प्राइम मिनिस्टर कोई भी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब हुई। बिलावल भुट्टो साहब 2 दिन पहले भी तकरीर कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि 30-35 साल हमने इसी तरह गुजारे, और डर है कि अगले 30-35 साल भी इसी तरह ना गुजर जाए। तो ये एक नामालूम सी वजूहात हैं, इश्यूज़ हैं, इदारे डोमेन में रहकर काम नहीं कर पा रहे। आप किस तरह देखते हैं ये इन 16 महीनों को, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर 8 से 23 तक जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफीक साहब, आपका ना एक्चुअली बहुत ही पर्टिनेंट और बड़ा, आपने एक सवाल में 3 सवाल कर दिए। पहले तो मैं हम आपको टोकेंगे नहीं, मैं चाहूँगा आज आप बस इस पे बात करें जनाब। चले 2000 पहले तो 16 माह की बात करते हैं जी। 16 माह के अंदर आप देखें कि ये जो गवर्नमेंट आई, मैं पहले एक और आपके सवाल का जवाब दूं जो आपने किया। ये जो तसलसल है ना असेंबलियों की आईनी मुद्दत पूरी करने का, ये एक खुश आइन चीज है। इसमें कई वज़ीर-ए-आज़म आपने कहा आए हैं गए हैं, कोई किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। असल बात हकीकत यह है कि असेंबलियों को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तहरीक अदम एतमाद भी एक आईनी तरीकाकार था जो इस मुल्क में पहली दफा हुआ और कामयाब हुआ, और आईनी और कानूनी तरीके से आए। अब आगे चलते हैं, अब 16 माह के ऊपर बात करते हैं। 16 माह के अंदर आप देखें चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, और इन तमाम चैलेंजेस के अंदर हुकूमत के पास इंटरनल स्टेबिलिटी का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, और बढ़ती हुई महंगाई, इन्फ्लेशन का, और दूसरे मुल्कों के साथ फॉरेन रिलेशंस का, तो एक चैलेंज गवर्नेंस का, फिर इत्तेहादी हुकूमतों को, कोलिशन गवर्नमेंट को साथ लेके चलने का। तो देयर वर नंबर ऑफ चैलेंजेस। लेकिन आप देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हमें इस पे कमेंट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने PDM का प्लेटफॉर्म बनाया और अपने और जाती और सियासी मफादात से बालातर होकर तमाम पॉलिटिकल एक या दो के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और फोर्सेस को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, जिसके नतीजे में ये हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई। अब 16 माह के अंदर आप देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर मैं बात करूंगा। आपका पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन में था, उन्होंने डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करके अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, ईरान, टर्की, रशिया और इन तमाम ममालिक के साथ आपकी इंगेजमेंट की। आपको यूरोपीय यूनियन से GSP+ मिला, चाइना से आपको CPEC
का प्रोग्राम आपका रिवाइव हुआ, आपको अमेरिका से IMF का प्रोग्राम रिवाइव हुआ, जी आपको फिर बहुत सारे मुल्क जो FATF के बोर्ड में बैठे थे वो आपके हक में वोट नहीं दे रहे थे। आपकी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के बाद उन्होंने आपके हक में वोट दिया, तो आपको FATF की ग्रे लिस्ट से निकल के आप व्हाइट लिस्ट में आए। फिर पहली दफा ऐसा हुआ 2020 में भी आया था सैलाब, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं की। लेकिन इस दफा 2022 में जब आया तो आप देखें कि तमाम के तमाम मुल्कों ने 144 कंट्रीज ने लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और उस सपोर्ट के अंदर अब देखें फिर उसकी जो दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई जेनेवा में 10 बिलियन के आपको प्लेजेस मिले और उसमें से कुछ एक्चुअलाइज भी होने शुरू हो गए हैं। इस दिन में आज देखें बिलावल साहब वोट की गए हुए थे, उन्होंने अपना मकान अपनी जमीन का जो प्रोग्राम है उसमें लोगों को अब मकान बना के देने शुरू कर दिए। 5,000 से जायद मकान की ओनरशिप जो है वो औरतों के हवाले कर दी गई है। ज़ुल्फ़िकार अली भट्ट साहब टारगेट है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं देखिए मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूँ। ये असल बात ये है कि ये जो भी प्लेजेस और दुनिया आपको सपोर्ट कर रही है, अब 9/11 के बाद अगर पाकिस्तान को दुनिया में रिकग्नाइज किया गया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो ये फ्लड्स के बाद आपका जो है आपकी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की वजह से हुआ और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस सारे मामले को हाईलाइट किया। अदरवाइज तो कोई दुनिया के अंदर किसी को सपोर्ट नहीं करता। पहली दफा ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि लॉस एंड डैमेज फंड यूनाइटेड नेशन के अंदर बना और यूनाइटेड असेंबली के अंदर पाकिस्तान के ऊपर ही सारे मुल्कों ने बातचीत की। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि यूनाइटेड नेशन का हो दुनिया के मुतअद्दिद। फिर आप देखें कश्मीर के ऊपर यूरोपीय यूनियन और फिर खास तौर पे जर्मनी कश्मीर के ऊपर आपके हक में आवाज उठाता है। इसमें ज़ुल्फ़िकार अली भट्ट साहब मैं कश्मीर और भारत दोनों पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि निगरान सेटअप के ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए और क्या देखते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन आ रहा है। और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कर रही थी, ख्वाहिश भी थी आपकी कि किसी तरह 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हों। अब जो कि माहौल नहीं लग रहा 90 दिन के अंदर होने का, आपको लगता है कि 2023 में ही इलेक्शंस हो जाएंगे या इलेक्शन थोड़ा सा लंबे हो सकते हैं? देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि इलेक्शन को मुकर्ररा वक्त पे होना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो आज भी कहती है आईनी और कानूनी तरीके से होना चाहिए। हम तो कहते थे असेंबली को आईनी मुद्दत बिल्कुल पूरी करनी चाहिए और 60 दिन में इलेक्शन हो। लेकिन अगर बाकी इत्तेहादी कहते हैं कि असेंबलियां तोड़ के आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, तो पीपल्स पार्टी कहती है बिल्कुल ठीक है, उसमें भी हमें कोई इतराज नहीं, ये भी एक आईनी तरीका का है। अब अगर हम उसके हट के जाते हैं तो पीपल्स पार्टी अगर 90 दिन से आगे इलेक्शन जाएंगे तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अपनी पार्टी के जो दीगर लीडर्स हैं उनके साथ कोर कमेटी के अंदर ये मामले को रखेगी, डिस्कस करेगी, फिर हम लाए अमल देंगे। अभी तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई, जब कोई चीज नजर आएगी तो फिर हम आगे चलेंगे। अभी तो मामला निगरान सेटअप का है। आज वजीर-ए-आज़म साहब रात को असेंबलियां जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज देंगे, फिर ऑपोजिशन लीडर के साथ बातचीत क्या मेरा ख्याल से एक आधा दौर चलेगा, तो फिर चीजें आगे नजर आ जाएंगी कि कौन निगरान वजीर-ए-आज़म आ रहा है, फिर कैबिनेट मेंबर्स। अच्छा, कोई नाम आप तक नहीं पहुंचा? बहुत सारे नाम डिस्कस हो रहे हैं, तो कोई ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं? अभी तक कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके ऊपर कोई सब लोग एग्री किए हो, लेकिन ये कि बड़ी जल्द आप देखेंगे कि इस मामले में मुशावरत के बाद कोई ना कोई ऐसा नाम मंजर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा ज़ुल्फ़िकार अली भट्ट साहब, चूँकि वक्त भी कम है, आप किस तरह देखते हैं? आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मुझे पहले ही पता था मोदी से कोई खैर की उम्मीद ना रखी जाए, और उम्मीद भी नहीं थी। दूसरा उन्होंने कहा कि ना तो ये वाजपेयी है और ना ये मनमोहन सिंह है। इसके ऊपर भी कमेंट करें। और कश्मीर के ऊपर चूँकि आप जिक्र भी कर रहे थे कश्मीर का, कश्मीर के मुकदमे की जहाँ तक बात है, अभी हालिया 5 अगस्त भी गुजरा, किस तरह देखते हैं कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है? बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी बात की, खुद वो भारत भी गए थे, आपको याद होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ज़रा उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, पिछले 16 महीने तो उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की पूरी दुनिया में ही। लेकिन ओवरऑल जब हम कश्मीर की बात करते हैं, इस कश्मीर का मुकदमा में वो कोई उसके अंदर उस तरह की हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो रियासती पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ,
उसके अंदर हम क्यों बैक फुट पे हैं? मैं यहाँ सिर्फ हारजा की बात नहीं हो रही, खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था मैं कश्मीर के लिए हम 1000 साल तक लड़ेंगे। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया तो अपनी जगह है और काविशें भी हैं, लेकिन ओवरऑल अब अगर हम देखें तो मामला बैक फुट पे है। इसके ऊपर हम जारहाना अंदाज में क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? क्या हमारे अपने ज़ाती इश्यूज़ ज़्यादा हैं जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पा रहे वहाँ पे? ये ऐसी बात नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी की सिर्फ ये पॉलिसी है। पाकिस्तान की भी कश्मीर के ऊपर जो पहले दिन से पॉलिसी है, आज भी वही पॉलिसी है। अगर पिछली हुकूमत के अंदर कोई थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस की गई और मोदी को ये लीवरेज दी गई कि आप कश्मीर पे कब्जा कर लो और फिर यहाँ से वजीर आजम उस वक्त का बोले कि बताएं मैं क्या करूं, तो बात कहने की ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस टाइम पे मोदी के बारे में साबिक पीटीआई चेयरमैन ये कह रहे थे कि मोदी आएगा तो मसला हल हो जाएगा, तो उस टाइम पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे थे कि ही इज द बुचर ऑफ गुजरात एंड ही विल बी द बुचर ऑफ कश्मीरी पीपल एज वेल। जी, तो वो कश्मीर का भी बुचर बनेगा। आप मोदी पे रिलाय ना करें, क्योंकि ना तो वो वाजपेयी है ना वो मनमोहन सिंह है। तो ये उन्होंने इस कंटेक्स्ट में बात की थी और उनकी बात ठीक हुई। और जब वो यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठे हुए थे तो वहां पे एक सहाफी ने किया कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि पाकिस्तान टेररिज्म का एपी सेंटर है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म का नहीं है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द बुचर ऑफ गुजरात और ही इज द मेन टेररिस्ट किलर ऑफ। इसमें कोई शक नहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, इस बयान के बाद भारत में बड़ी तनकीद भी हुई थी। जी जी जी, अब भारत के तकरीबन 25-30 शहरों के अंदर बिलावल साहब के खिलाफ जो है वो किया और हेड मनी रखी गई। लेकिन आप उसके बावजूद देखें कि एससीओ की जब मिनिस्टर्स फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है गोवा में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उधर जाते हैं और उधर जाके उस फोरम को जो है डिस्क्रीट रखते हैं, वहां पे बात नहीं करते। लेकिन वहां पे जब इंटरव्यू देते हैं भारत की सरजमीन पे बैठ के, तो वहां पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कश्मीरी और कश्मीरी अवाम के लिए आवाज उठाते हैं और अपना मौका पेश करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान को ऐसा वजीर खारजा मिला है तो ये तो पाकिस्तान की कामयाबी है, पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि बिलावल साहब जैसा बहादुर आदमी जो इंडिया की सरजमीन पे बैठ के कश्मीर और कश्मीरी अवाम के लिए बात करता है। तो ये तो एक कोई बंदा सोच भी नहीं सकता जिसकी हेड मनी रखी गई हो वो उस मुल्क के अंदर जाके ये सारी बात। इसमें कोई शक नहीं है जुल्फ़िकार अली साहब, दुरुस्त फरमा रहे हैं। और दूसरा अभी जो डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भेजा जाएगा वर्ल्ड कप में, और सियासत को इस क्रिकेट से और इस तरह जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है इससे अलग किया जाएगा, अच्छी बात है। दूसरा एक चीज़ और मैं चाहूँगा, चूँकि जाते जाते बिलावल साहब का ये 16 महीनों का एक्सपीरियंस आप किस तरह देखते हैं? चूँकि खुद आप उनके तर्जमान भी हैं और फिर ज़ाहिर है एक पार्टी के अंदर भी डिस्कशंस होती हैं, आपने कैसे देखा ये 16 महीने? और ओवरऑल अब ज़रा निगरान सेटअप आएगा, चीज़ें आएगी, तो पाकिस्तान की डायरेक्शंस आप किस तरफ देख रहे हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जैसा एक नौजवान, काबिल, पढ़ा लिखा, एनर्जेटिक, विजनरी बंदा वजीर खारजा बना जिसने पाकिस्तान का केस लड़ा, पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशन मुल्कों के साथ बेहतर किए और फिर एज ए वजीर खारजा उन्होंने 1 रुपया भी हुकूमत पाकिस्तान का नहीं खर्चवाया, घर से खाना लेके जाते थे। अगर फॉरेन ऑफिस में कोई चीज भी ठीक कराई है तो उसके पैसे अपनी जेब से दिए, अपने स्टाफ के पैसे, वहां पे ट्रैवलिंग के पैसे, होटल के पैसे जेब से दिए। और फिर सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान को मल्टीलैटरल फोरम में, बायलैटरल में, रीजनल कनेक्टिविटी में पाकिस्तान की परसेप्शन बेहतर की, पाकिस्तान की कनेक्टिविटी बेहतर की, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बेहतर की। तो आपको ऐसा ही वजीर खारजा चाहिए जो पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पाकिस्तान को हाईलाइट करे, मुल्कों के साथ जो आप डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में थे उधर से निकाल के डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में लेके आए। और मैं समझता हूँ इससे आम आवाम के अंदर भी बड़ा अच्छा तासुर गया कि पाकिस्तान की ग्लोबली पोजीशन बेहतर हुई है। और आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह ताला समझता हूँ जब वो कैंपेन करेंगे तो उनके पास ये बड़ा बेहतर मौका होगा कि आवाम को ये बता सकें कि उनकी कारकर्दगी और पाकिस्तान की कैसी। अच्छा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, आज जब ग्रुप फोटो हो रहा था असेंबली के बाहर, और ज़ाहिर ये एक रीत है, रस्म है, जब भी पार्लियामेंट पूरा अपना 5 साल पूरे करती है तो वो अलविदा ही एक ऑफिशियल फ़ोटो होता है।
वहाँ नारे लगे वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो के, और अभी ज़ाहिर 90 दिन में होते हैं या 60 दिन में इलेक्शंस होते हैं, जब भी आने वाले आम इंतखाबात, आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे? बिल्कुल, आने वाले टाइम में जैसे भी हालात हैं, जो भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर इलेक्शन लड़ेगी, जीतेगी, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही इस मुल्क के आइंदा वज़ीर-ए-आज़म होंगे। बहुत शुक्रिया जनाब ज़ुल्फ़िकार अली बदर साहब। आप बता रहे थे कि पूरे 16 महीने कैसे रहे, और ओवरऑल जमहूरी प्रोसेस जो है वो तो बेहतरी की तरफ जा रहा है, इन आउट लगा रहा, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे, लेकिन हुकूमतें चलती रही। जो पार्लियामेंट है वो डी ट्रैक या डी रेल नहीं हुई। अच्छी उम्मीद के साथ कि निगरान सेटअप आएगा और इंतखाबात कराएगा, पाकिस्तान में जमहूरियत फले फूलेगी, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और तरक्की की तरफ गामज़न होगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।